तो अब बेसिकली हमारे पास जो पार्ट 2 है हमारी इस वीडियो का, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है सर, अकाउंटिंग प्रोसीजर वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, तो ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप सब बच्चों को पता है ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग का सबसे छोटा पार्ट है। जब आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करते हो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद कहा गया था ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है दो पार्टीज के बीच में। अब बेसिकली जब ट्रांजेक्शन्स के आधार पर ही हम क्या करते हैं, आगे का काम करते हैं, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग वगैरह करना, चाहे वो ट्रांजेक्शन हो या फिर इवेंट हो। इवेंट बेसिकली रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है। तो अब देखते हैं आईसीआई वाले क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा बुक से पढ़ लेता हूँ मैं अपना ज्ञान ना देते हुए। इन द सिस्टम ऑफ बुक स्टूडेंट कैन नोटिस दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अ ट्रांजेक्शन इज अ टाइप ऑफ इवेंट व्हिच इज जनरली एक्सटर्नल इन नेचर। ज्यादातर ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल होती है, बट ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल ही ट्रांजेक्शन हो, इंटरनल भी होती है। एंड कैन बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ट्रांजेक्शन का संबंध मनी से होगा, तभी हम इसको रिकॉर्ड करें। इन एन अकाउंटिंग पीरियड एवरी बिजनेस हैज ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने फीस रिसीव करी, तो वो यहाँ पे तो एक ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन जब उसकी रिसिप्ट देखोगे आप, तो यू विल फाइंड कि यार नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है। किसी एक बच्चे से मेरे पास फीस नहीं आई है। समझ में आई बात है? लाइक ईशांत ने मेरे को पीडीएफ बनाकर भेज दी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने बच्चों ने क्या करी, फीस जमा कराई। तो ये बेसिकली हमारी ट्रांजेक्शन से समझ आई नहीं है। आज मैंने ये पे करा है। हम लोगों ने, देखो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हम लोगों ने एक डेली ट्रांजेक्शन्स का क्या कर रखा है, एक ग्रुप बना रखा है। तो जितनी भी हमारी डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको हम इसमें डाल देते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो ये सब चीजें हैं। तो एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स क्या है, होती हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं आ गई? चलो सर आगे चलते हैं। तो इन अकाउंटिंग पीरियड एवरी बिजनेस हैज ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन व्हिच आर एनालाइज्ड इन फाइनेंशियल टर्म, जिसको एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंड देन रिकॉर्डेड इंडिविजुअली, अलग अलग हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, याद करो सारे बच्चे, जर्नल में। ट्रांजेक्शन्स को हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल। और जर्नल बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जर्नल बनने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का काम हम कौन सी बुक में करते हैं, लेजर में। समझ में आई बात या नहीं? जर्नल बनाने का काम हमारे पास कौन सी बुक में होता है, रिकॉर्डिंग करने का काम हमारे पास कौन सी बुक में होता है, जर्नल में। समझ में आई बात? क्लासिफिकेशन काम होता है लेजर में। कहते हैं फॉलोड बाय क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। याद है ना आप लोगों को? इसके बाद लेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग। याद है अकाउंटिंग प्रोसेस? तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और समराइजिंग के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। तो बेसिकली ये सब चीजें। सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। और तो जितने बच्चों ने अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं देखा है, वो बच्चे मेरे से अकाउंटिंग प्रोसेस भी देख लेना, वीडियो दे दूंगा आप लोगों को। और a transaction know their impact on the financial statement. A transaction two-way process in which the value is transferred from one party to another. Obviously मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, नॉलेज ऐड ऑन हो रही है, बदले में आपने मुझे फीस दी है, तो ट्रांजेक्शन हो गया। In it either a party receives a value in terms of goods, accept and passes the value in terms of money और vice versa. तो ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। मैं और किसी बच्चे को थोड़ी बैठने दूंगा यहाँ पर, भाई आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको पढ़ाऊंगा। Therefore, one can easily make out that in a transaction a party receives as well as passes the value to the other. समझ में आई बात नहीं? तो ये थोड़ा पढ़ने का फायदा हो जाता है कि हम जो ऑथर कहना चाह रहा है या इंस्टीट्यूट कहना चाह रहा है उसको हम समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर सपोर्टेड बाय सब्सटेंशियल डॉ। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, याद है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। वो सर हमारी आदत है, हम आगे करते हैं और पीछे का भूलते हैं। बात समझ में आई है नहीं है? क्या था वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? स्टार्टिंग के लेक्चर में समझाया था। तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटेंट शुड बी ऑनेस्ट पर्सन। अकाउंटेंट जब कभी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा तो दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी वेरीफाइड। उसके पीछे बिल्स होने चाहिए, बाउचर होने चाहिए, उसके पीछे एविडेंस होने चाहिए। वो किसी के कहने पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो कहता है रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that they are supported by substantial document like purchasing invoice, bills, pays in slip, cash memo वगैरह वगैरह। ठीक है, transaction analyzed in terms of money are supported by proper documents are recorded in the books of account under double entry system to analyze the dual aspect of this transaction। तो कहता है दो अप्रोचेज होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है और दूसरी कौन सी अप्रोच है,
ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो यार अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच तो वही वाली बात हो गई है, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है ना भाई साहब। अब अगर कहता हो तो उसको समझा दूं, चल सर समझा ही दो, फिर करवा दूं ना, वरना तो फिर तेरे से तो होगा नहीं बाद में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है बताओ? एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है। अब ये साल के स्टार्टिंग में लगाओ या साल के एंड में। अगर साल के स्टार्टिंग में लगाओगे तो साल के स्टार्टिंग का डाटा चाहिए होगा, और साल के एंड में लगाओगे तो साल के एंड का डाटा हमें चाहिए होगा, ठीक है। कैपिटल को हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया कुछ नहीं है? अब यहाँ पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप साल के एंड में लगाओगे तो कैपिटल बराबर, ये इन्होंने बोल दिया कैपिटल है इक्विटी, यानी कि एसेट्स वन बराबर क्या होगी? कैपिटल वन प्लस लायबिलिटीज वन, है ना भाई। तो कैपिटल को इक्विटी का नाम दे रहे हैं, तो इक्विटी वन बराबर क्या होगी? एसेट वन माइनस लायबिलिटी। तो ये साल के एंड की डाटा हो जाएगा। बस इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ऐसे समझो, अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, और आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 1.5 लाख की, तो इसका मतलब आपकी 1 लाख की कैपिटल 1.5 लाख की हो गई, यानी कि आपने क्या करा है? प्रॉफिट कमाया है। और कितने का प्रॉफिट कमाया है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, 50,000 का क्या करा है? प्रॉफिट्स कमाया है। समझ में आई बात ही नहीं? भाई ओनर की कैपिटल बढ़ गई है, बिजनेस ने बोला कि आपकी कैपिटल बढ़ गई है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? वी हैव बीन अर्न सम प्रॉफिट्स। अगर वहीं अगर कैपिटल क्या हो जाती है हमारी? कम हो जाती, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें प्रॉफिट्स नहीं हुआ है और हम किस में चले गए हैं? लॉस में चले गए, ठीक है। फिर भी भाई साहब एक बारी मैं इसको आईसीआई क्या कहना चाह रहा है इस वाले इनके इस अप्रोच को पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, और यहीं से फिर हम जो इसके क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच ही बनती है बेसिकली इससे, तो बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच तो आपको आती ही है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स, ये सब मैंने बता रखा है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो एक एक चैप्टर उठाते रहेंगे और ख़त्म करते रहेंगे, ठीक है मेरे भाई। दोबारा उम्मीद नहीं करनी है, दोबारा देखना होगा तो यूट्यूब से वीडियोस देखनी है, और यहाँ पे आके मेरे से खाली डाउट्स पूछने हैं, बस ये समझ ले। पढ़ते हैं सर। द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स, द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स, the relationship of asset that of liabilities and owner's capital, a owner's equity in the equation is known as accounting equation, ठीक है। accounting equation एक ऐसी equation है which state that assets of a business will always equals to capital plus liability, ठीक है। पढ़ते हैं। basic accounting equation comes into picture when sum total of capital and liabilities equalize assets। तो उसी चीज को क्या कर रहा है? इक्वेशन को वर्ड्स में लिख रहा है। व्हेन सम टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल किसमें इक्वलाइज हो रहा है? एसेट। वेयर एसेट्स आर, बट एसेट तो पता है क्या होता है आपको? पता है, मैंने पहले से ही मेहनत कर रखी है। एसेट वो चीज होती है इस पे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा ओन है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल है, जो हमें क्या दे? बेनिफिट दे, जिसकी क्या होती है? मनी वैल्यू। समझ में आया कुछ नहीं है? ये आप याद करके देखो सर, ये आपने हमें सब कुछ बहुत अच्छे से, और पहले ही आपने इतनी मेहनत करा के हमारे ऊपर ये सब कराया, तो कुछ याद आ रहा है? सारे रूल्स वूल्स ये देखो, एसेट्स का मतलब भी बता रखा है यहाँ पर, है ना। संपत्ति जिस पे हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा ओन है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जिसके बेनिफिट्स होते हैं, जिसकी क्या होती है? मनी वैल्यू। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट दीज थिंग्स मस्ट बी ऑन योर टिप्स। अगर आपके टिप्स पढ़नी है फिर आप कॉमर्स के बच्चे नहीं है। समझ में आया? टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सारी चीजें हैं सर। तो इन्हीं वाली बातों को इन्होंने ऐसे लिख रखा है, देखो कहता है वेयर एसेट्स आर, the assets are what the business owns, what the business owns, owns का मतलब जिसपे हमारा अधिकार होता है, and capital and liabilities are what the business owes, owes का मतलब क्या होता है? ऋण होना, जो liabilities है। समझ में आ गई बातें नहीं आ गई? Under double entry system every business transaction has twofold effect on the business enterprise where each transaction affect change in assets, liabilities or capital in such a way that accounting equation is completed and equated। तो डबल जब आप लोगों ने 11th में भी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, तो आपको पता है यार हर एक ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करती है? इफेक्ट करती है। पढ़ा था ना चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीदने से क्या हो गया? एक एसेट बढ़ गई, मशीनरी बढ़ गई, और कैश क्या हो गया? कम हो गया। दिखाऊं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच? क्या बात है सर, आपके पास सारा मटेरियल है भाई साहब, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, देखते रहोगे आप, दिखाता हूँ।
ये रहा 11th का मटेरियल दिखाता हूँ, वहाँ मजा आ जाए। खुल जा सिम सिम, क्या बात है सर, मजा आ गया। ये बहुत बढ़िया नोट्स है, ये 11th का सपोर्टिंग मटेरियल है, समराइज और बहुत सही है। देख अभी तेरे लगे हाथ अकाउंटिंग इक्वेशन भी तेरी हो जाएगी खत्म। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन, कर लेगा 5 मिनट में खत्म करा दूं अकाउंटिंग इक्वेशन, बोलना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। और हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। अच्छा कैपिटल किस किस चीज से इफेक्ट होती है, याद करो 11th क्लास। तो एसेट्स ऑफ अ बिजनेस बराबर क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हर एक ट्रांजेक्शन। और कैपिटल कब कब इफेक्ट होगी? प्रॉफिट से क्या होगी? कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस से कैपिटल कम, ड्राइंग से कैपिटल कम, एक्सपेंसेस से कैपिटल कम, समझ में, इनकम से कैपिटल बढ़ जाएगी। अब आपको देखना ट्रांजैक्शन इफेक्टिव बोथ साइड, लाइक कमेंस बिजनेस विद कैश। अब आपने बिजनेस शुरू करा तो क्या होगा बताओ, इसमें 2 इफेक्ट क्या क्या आएंगे? कैश बढ़ जाएगा, एसेट साइड में कैश बढ़ जाएगा और साथ के साथ कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करेगी, बट अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी, अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी मिसमैच नहीं होगी। समझ में आया नहीं है? ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि एसेट्स में कैश बढ़ गया और साथ के साथ कैपिटल बढ़ गई। समझ में? एज कैश इज रिसीव्ड बाय द ओनर इट शुड बी शोन इज कैपिटल, एनीथिंग विच इज ब्रिंग बाय द ओनर इज टर्म्ड एज कैपिटल एंड बिजनेस इज रिसीविंग एसेट इन द फॉर्म। तो ये जरूरत नहीं है हमें, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। बोर्ड गुड्स फ्रॉम राम, अब आपने राम से सामान खरीदा, किसी का क्या आ गया? नाम आ गया। और अगर किसी का नाम आ जाता तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाती? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैडम आप चले जाइए, नाम आ गया तो कौन सी ट्रांजेक्शन हो जाएगी? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। समझ में आई बात या नहीं? अब क्या होगा बताओ, नाम आ गया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। तो एक तो हमने सामान खरीदा, तो सामान खरीदा तो हमारे पास स्टॉक आ गया, क्या आ गया? स्टॉक। अब पहले से पड़ा तो उसको छोड़ दो, स्टॉक आया 30,000 रुपए का और साथ के साथ मेरे पास क्या आ गई? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कॉलम बन जाएगा क्रेडिटर्स का। समझ आ रहा है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 4 रुपीज 13,000, 10,000 का सामान 13 में बेचा। तो देखो 10 का सामान गया स्टॉक में से, हम कितना माइनस करेंगे? 10। बोलो 10 का सामान कितने में गया? 13 में, तो 13,000 कैश में क्या हो जाएगा? प्लस। और 3,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। अगर आप देखोगे तो आपकी इक्वेशन हमेशा क्या हो रही? मैच हो रही है। तो तभी बोला जाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को अफेक्ट करेगी बट मिसमैच नहीं कर, डिसबैलेंस नहीं होने देगी। समझ में आया? पेड टू क्रेडिट, अब क्रेडिटर्स को आपने पैसे दिए तो पैसा क्या हो गया? कम हो गया, कैश क्या हो गया? कम हो गया, और साथ में हमारे क्रेडिटर्स भी क्या हो गए? कम हो गए। उसके अलावा एक्सपेंसेस से रेंट पेड करा, तो रेंट पे करने से क्या होता है? रेंट पे करने से हमारी कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास से पैसा चला जाएगा, और साथ के साथ क्या होगा? मेरा प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएगा? कम होगा। और प्रॉफिट कम होगा तो हम क्या माइनस कर देंगे? कैपिटल में से माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? प्रॉफिट कम हो गया तो हम किस में से माइनस कर देंगे? कैपिटल में से। अब एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट्स को कम करता है, प्रॉफिट किसको कम करेगी? कैपिटल को, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का होता है। समझ में आया कुछ नहीं है? दैट्स वाई एक्सपेंसेस को यहाँ से माइनस कर रही है। तो यहाँ से ये समझाने की कोशिश कर रही है और यहीं बसना है आपको, जाऊँ क्या? ट्रांजेक्शन यहाँ पे माइनस है। द ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट बोथ साइड कैश एज वेल पेड टू इट्स रिड्यूस हैज बीन दिस। अब इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, इनकम और प्रॉफिट इज रिवार्डेड एज टेकिंग रिस्क, एज रिस्क इज टेकन बाय द ओनर सो इट इज एडेड। समझ? अब रिस्क भी ओनर ले रहा है तो प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। अब प्रॉफिट, अब हमारी इनकम आ रही है तो कैश बढ़ जाएगा, अगर हमारे पास कैश आ रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है तो साथ के साथ हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्रूड, व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंस? जो हम एक्रूड इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, जो हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं है। अब एसेट साइड में हम एक कॉलम बनाएंगे, एसेट साइड में हम कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम का, उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि वो मिलनी बाकी है। मैंने तेरे को पढ़ा दिया, तूने फीस नहीं दी, तो पढ़ा दिया तो फीस तो मेरी बन गई ना, तो बन गई तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एसेट साइड में एक अलग कॉलम बन जाएगा, एसेट साइड में ये रहा एक्रूड इनकम का, उसमें हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा? दूसरा, क्योंकि मेरी कमाई है, मैंने पढ़ा दिया है, तो दिस इज माय अर्निंग आल्सो, तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। एडवांस इनकम मिलना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस इनकम? एडवांस इनकम का सिंपल सा मतलब क्या होता है? हाँ, लायबिलिटी होती है। पैसा मिल गया हमारा तो कैश में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, बट अभी हमने वो इनकम कमाई नहीं है तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। तो लायबिलिटी साइड में कॉलम बना देंगे
एडवांस रेंट या एडवांस इनकम का। समझ में आई बात है? अगर आप ये समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर हो सकता है मेरी स्पीड तेज रहे, बट आप एक सीए के स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर एक 11th का बच्चा होता या बीकॉम का बच्चा होता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, बट आपको मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए। अब प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस तो कैश में से चला गया और साथ के साथ एसेट साइड में कॉलम बन जाएगा प्रीपेड, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया। समझ? परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदी हमने कैश में तो मशीनरी आ जाएगी, मशीनरी में हम ऐड कर देंगे और कैश में से माइनस। समझ आया नहीं? तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हो कि हर एक ट्रांजेक्शन क्या कर रही है मेरे बच्चे, बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, बट कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को मिसमैच नहीं कर रही। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से क्या हो गया, वो खर्चे जिसका बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अरे बोल दो यार। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारी लायबिलिटी साइड में कॉलम बन जाएगा, उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का यहाँ पर कॉलम बना देंगे आउटस्टैंडिंग, और दूसरा हम कैपिटल में से माइनस। इसके अलावा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं किसके पॉइंट ऑफ से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कहता है यार संजय सर अलग हैं और संजय क्लासेस अलग हैं, तो मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको बिजनेस क्या बोलता है, कैपिटल बोलता है। अब बिजनेस कहता है भाई मैं तो इस पे तेरे को क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि तू तो अलग है, मैं तो तेरा पैसा यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो बिजनेस जब इंटरेस्ट देता है तो इंटरेस्ट देगा वो कहाँ से, प्रॉफिट में से तो देगा। अगर प्रॉफिट कमाएगा तभी तो बिजनेस क्या करेगा, ओनर को इंटरेस्ट देगा। तो फिर यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब प्रॉफिट बिजनेस, अगर बिजनेस जो है ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो उससे क्या होगा, ओनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ जाएगी तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, बट बिजनेस कहाँ से देगा, प्रॉफिट में से देगा, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये पॉइंट है, समझ में आया? The transaction will affect liability side as interest on capital should be added back directly from as both of them belong to the owner. ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का होता है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, पहले ड्राइंग्स पता होना चाहिए। व्हाट इज ड्राइंग, ओनर बिजनेस से जो अपने पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनर ने पैसे निकाल लिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ओनर कहता है, बिजनेस कहता है देख भाई संजय मैं अलग हूँ और तू अलग है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली अगर हम सिंपल सी बात करते तो दोनों हम क्या है, अलग अलग। अब मैंने 10,000 रुपये निकाल लिए तो संजय क्लासेस ओनर को कहता है कि बेटा तेरे को 10,000 रुपये क्या करने, वापस करने, और विद इंटरेस्ट क्या करने, वापस करने। समझ में आ गई बातें? नहीं तो जब विद इंटरेस्ट मुझे वापस करने हो तो ओनर बिजनेस कहता है भाई पैसे वापस कर। अब मैं इसको वापस कर रहा हूँ तो मैंने कहा चले तो मेरी कैपिटल में से काट लियो, एक्चुअली में मैं वापस नहीं करता हूँ। तो ये क्या करता है, जब कैपिटल में से काटेगा तो क्या होगा, एक तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट भी किसका होता है, ओनर का होता है। बिजनेस तो कुछ खाता पीता नहीं है तो इसलिए कैपिटल में प्लस। अब ओनर ने दिए नहीं, बोला मेरी कैपिटल में से काट ले, कैपिटल में से काटने के लिए कैपिटल में से ही माइनस। समझ आया नहीं है? तो ये अच्छा पॉइंट होता है और ये मॉडर्न अप्रोच का रूल है जिसको हम क्लियर का बोलते हैं। कैपिटल लायबिलिटीज एक्सपेंस और एसडी सब आपको मैंने सिखा रखा है। समझ में आई बात? ये नहीं? ड्राइंग से रिलेटेड एसेट्स है, मशीनरी निकाल ली, गुड्स निकाल लिए, ओनर ने 10,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो क्या एंट्री होगी, कैश में से माइनस, और दूसरा हाँ जर्नल तो हो गई लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, कैपिटल में से माइनस, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। बात खत्म। समझ में आया कुछ नहीं? अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन ये तेरे को घर से बनानी है, तेरे को समझ में भी आ जाएगा। समझ में आया? अच्छी अकाउंटिंग इक्वेशन है, मैं नोट्स में तेरे साथ शेयर कर दूंगा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बता रखा, अब अपने चलते हैं आईसीआई की मॉड्यूल पर। तो अब यहाँ पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने तेरे को करा दिया चैप्टर, ठीक है। लेट अस सपोज दैट एन इंडिविजुअल स्टार्ट बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग 50 लाख। ओके, मान लेते हैं कि उन्होंने 50 लाख से बिजनेस शुरू करा, लोन लिया 10 लाख का, 5 साल बाद देना है, परचेज फर्नीचर 10 लाख का, मर्केंडाइज गुड्स खरीद लिए 50 लाख के। फॉर परचेजिंग द मर्केंडाइज ही पेड 40 लाख टू द सप्लायर and agree to pay the balance after 3 months. Assume that all transactions and event occurred at the starting में ये हुई है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। The contribution by the owner is termed as capital. ओनर ने जो पैसा लगाया इसको इन्होंने बोल दिया कैपिटल। द बोरिंग, ये जो लोन लिया है इसको बोल दिया लायबिलिटीज, तो ये तो हमें पता ही है। Whenever the loan is payable in the short run, say within 1 year, it is called short term liabilities. Okay.
ऑन द अदर हैंड इफ द लोन इज पेबल से 4 और 5 years इट विल बी टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म। ठीक, ये हमें सब कुछ पता है, समझ आ रहा है। एक एक वर्ड पढ़ने का मतलब ये है कि तेरे को क्लैरिटी होना कि हाँ यार, तो इन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझाया कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है, और ये सारी चीजें मैंने आपको कहाँ करा दी थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। सम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज रिलेटिंग टू क्रेडिट परचेज ऑफ द मर्केंटाइज आर पॉपुलरली नोन एज ट्रेड पेबल्स। जब हम गुड्स वगैरह खरीदते हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर लायबिलिटीज आ रही है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। ठीक है मेरे भाई। एंड फॉर अदर परचेजेज एंड सर्विसेज रिसीव्ड ऑन क्रेडिट एज एक्सपेंसेस पेबल्स, द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर आल्सो नोन एज करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम क्या भी बोलते हैं मेरे भाई, करंट। ऑन द अदर हैंड मनी रेज हैव बीन इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। अच्छा एग्जांपल दे रहा है, फिक्स एसेट्स में भी हमने इन्वेस्ट करा है और एज वेल एज किस में भी इन्वेस्ट करा है, करंट एसेट। समझ में आया नहीं है। अब हमने क्या करा था, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर इज फिक्स एसेट्स, नो प्रॉब्लम। if it tests long, say more than 1 year, and has a utility to the business, while inventory and cash balance will not remain fixed for a long period as business start to roll these are current। समझ में, ये होता बढ़िया सेल्फ स्टडी करने बाद, पढ़ते रहो समझते रहो, समझ आया नहीं है। तो इन तरीके से कह रहे हैं यार फिक्स एसेट्स क्या होती है और करंट एसेट्स क्या होती है। बाकी मैं अगर आपको अपने नोट्स के तरीके से समझाऊं तो व्हाट इज फिक्स एसेट्स एंड व्हाट इज करंट एसेट्स, तो क्या ये हमने पहले ही कवर कर लिया था या नहीं कर लिया था, जल्दी से बताओ। एक नंबर काम हो रखा है। देखो ये रहा फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन लिख रखी है, दोज एसेट्स which are purchased for the purpose of operating business and not for the purpose of resale. These assets are purchased for a long period. Example, land, building, machinery, furniture. Current assets दो जैसे which are purchased for the purpose of resale और जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में as earliest possible, and also those assets which are already held by the firm in the firm. ये शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है। एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए। टेंजिबल भी समझाया था, व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन, व्हिच हैव अ फिजिकल। इंटेंजिबल व्हिच कैन नॉट बी टच, व्हिच कैन नॉट बी सीन, व्हिच डू नॉट हैव एन फिजिकल। वास्टिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। फिक्टिव है, नकली है। समझ में आई बात या नहीं। अब यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं, ओपन द ओनर्स क्लेम और फंड इन द बिजनेस इज कॉल्ड इक्विटी। ओनर्स क्लेम implies capital plus profit earned minus loss sustained। ठीक है, now at 2 we have an equation, equity plus liabilities बराबर assets। ठीक है, और equity plus long term liabilities बराबर fixed assets plus current assets माइनस का करंट लायबिलिटी। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को इन्होंने तोड़ दिया। कहता भाई इक्विटी लायबिलिटीज को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म भी लिख सकते हैं और प्लस में हम करंट भी लिख सकते हैं। समझ में आया। और फिक्स एसेट्स को हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स एसेट्स को हम लिख सकते हैं, सॉरी करंट एसेट्स को हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इक्विटी है ही है। समझ में आई बात है नहीं। अब ये करंट लायबिलिटीज को उठा के इधर ले गए, ये इधर ले गए, तो इन्होंने ये इक्वेशन बना दी, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बराबर फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। समझ में आई बात है नहीं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देख रहा है इसको, तो करंट एस वाली को एक जगह लिया है, तो ये है बेसिकली इक्विटी मालिकों का पैसा प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बराबर फिक्स एसेट्स प्लस का वर्किंग। समझ में आई तेरी बात ही नहीं। अब इक्विटी 5,000 5 लाख ऊपर जो मालिक ने पैसा लगाया था 50 लाख की लगाई थी, ₹1000 में ले रखा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितने का लिया था, लोन लिया था 10 लाख का, ऊपर वाले को ले रहा है ये। इक्विटी प्लस हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्म में करंट लायबिलिटीज 1000, यानी कि 10 लाख रुपए का इसने उधार सामान भी लिया था। 40,000 रुपए दे दिए उसने, गुड्स खरीदे, और बाकी कब देगा, 3 महीने बाद। सामान कितने का लिया था, 50 लाख का, 40 लाख पे कर दिए थे, तो टोटल इतने का हो गया इक्विटी प्लस लायबिलिटी। समझ आया। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड क्या है, इसके पास क्या क्या आया, एसेट्स आई थी एक तो 40 लाख के आसपास की, उसने फर्नीचर खरीदा था 10 लाख रुपए का, गुड्स भी खरीदे थे 50 लाख के, है ना, और कैश बचेगा उसके पास। 50 लाख तो आए थे, 40 लाख चले गए थे, 10 लाख का बचेगा। 10 लाख फिर लोन ले लेगा तो 20 लाख का कैश बच जाएगा उसके पास। समझा। अभी कैश कैसे निकाला वो देख लेते हैं हम, डोंट वरी। फर्नीचर 1,000 का
फर्नीचर कितने का लिया था यार उसने? अच्छा फर्नीचर तो 10 लाख का है तो 1,000 का हो गया। गुड्स भी तो बच गए उसके पास, 50 लाख के गुड्स हैं उसके पास, ये रहा इन्वेंट्री, समझा। और कैश वो खाली कितने का, अबे ये क्या आ गया मेरे भाई, ठीक है। इन्वेंट्री 1,000 की, 10 लाख की इन्वेंट्री है। फर्नीचर तो टोटल कैश निकालना हमारे को, कैश में देखो 5,000 रुपये आए थे उसके पास। किस चीज के आए थे 5,000 रुपये? 5 लाख रुपए, 50 लाख कैपिटल के आए थे, है ना। एक्चुअली रुपीज इन थाउजेंड में दे रखा है। फिर लोन ले लिया था 10 लाख का, फिर फर्नीचर खरीद लिया था 1 लाख का, 10 लाख का, और क्रेडिटर को दे दिए थे 40 लाख, जो भी कुछ है। तो ऐसे बचा 1 लाख रुपये बस। अब यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा है E0 L0 एंड A0 मीन्स एसेट्स एंड लायबिलिटी एट जीरो लेवल। मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जब आपका साल का स्टार्टिंग है तो उस टाइम आपके पास एसेट्स कितने की, कैपिटल कितने की है, लायबिलिटीज कितने की है, वो अब साल के एंड की बात करेगा, फिर उसकी कंपैरिजन करेगा, रिजल्ट निकलवाएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, खत्म हो जाएगा फिर। तो इन्होंने एक इक्वेशन बना दी थी, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज A0 प्लस L0 बराबर A0। समझ में आई बात? पहले आज तक क्लियर नहीं था ये क्या है, क्या था क्लियर? हाँ, अब पता चल गया क्या होता है। तो जीरो का मतलब क्या होता है, बेस, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ओपनिंग एसेट्स बराबर क्या होगी, अगर जीरो वीरो का चक्कर नहीं पालना तो यू कैन से ओपनिंग एसेट्स बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग, ओपनिंग एसेट बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटीज, ठीक है। ओपनिंग एसेट्स बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटीज, ठीक है। अब तुझे भूख लग गई है, मुझे पता चल गया, अब तो देर हो गया। नाउ लेट अस सपोज दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड, अब यहाँ पर ये तो था स्टार्टिंग में, अब कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेंट्री हो जाती है 2500 रुपये की, इन हैंड बचती है। इन्वेंट्री पहले कितने की थी, 5,000 की थी, अब 2500 की, यानी कि 2500 की बिक गई है। कैश बचता है 2,000 का, ट्रेड पेबल बचता है 500 की, बैंक लोन बचता है 1,000 रुपये का, इंटरेस्ट पे कर दिया है, फर्नीचर 800 रुपये का बचता है, 200 रुपये टेकन है लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज, अच्छा डेप्रिसिएशन में, यानी कि अब T1 का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास अब फर्नीचर कितने का बचा है, यहाँ पर कह रहा है 800 का, ये बता रहा है क्वेश्चन में, ये रहा फर्नीचर 800 का, करंट एसेट बची 2500 की, क्वेश्चन ने बता दिया इन्वेंट्री, कैश कितने का बचा 2,000 का, तो ये बन गई एसेट 1, ठीक है। देखते हैं क्या समझाना चाह रहा है। लायबिलिटीज 1 क्या बता रहा है, बैंक लोन 1,000 का, इंटरेस्ट पे कर दिया है, और करंट लायबिलिटीज क्या, ट्रेड पेबल 500 के, तो ये हो गया 5। इक्विटी 1, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने की इक्विटी बचती है, 3800 की, और स्टार्टिंग में मालिक की इक्विटी कितने की थी, 5,000 की। समझ आया कुछ नहीं है? यहाँ से लॉस निकल जाएगा अब हमारे पास फिर 1,200 का। तो अब हम इक्विटी 1 और L1 अब हम कंपेयर कर रहे हैं। इक्विटी 1 को हमने ऐसे निकाल दिया, समझ में आया? अरे भाई इक्वेशन बड़ी सिंपल होती है, एसेट्स बराबर क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर जहाँ जीरो पीरियड पे लगाएगा तो A0 बराबर C0 L0, एंड में लगाएगा तो इसको क्या बोलेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट 1 कैपिटल 1 लायबिलिटी। समझ आया? इसको हम ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू कहते हैं। अब वो बस सीधा कैपिटल की कंपैरिजन कराएगा। अब कैपिटल मालिक ने कितने की लगाई थी स्टार्टिंग में, इक्विटी बोल के जबरदस्ती परेशान करा, 50 लाख की कैपिटल लगाई थी, बोलो हाँ या ना। अब एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल कितने की बच रही है, 38 लाख की बच रही है, 3800 के आगे 3, 38 लाख की बच रही है, तो लॉस में हम। तो ये रहा, लेट अस कंपेयर विद E1 एंड E0, इक्विटी इज रिड्यूस बाय 12 लाख, तो रिडक्शन इन इक्विटी इज टर्म्ड एज लॉस। कह रहा है जो इक्विटी मेरी कम हो गई है उसका, तो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल आप घटाओ। अगर रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है तो क्या है, प्रॉफिट है, और अगर रिजल्ट नेगेटिव मिलता है तो लॉस है। समझ में आया? तो बस खत्म कहानी है भाई। क्या अब कह रहा है जबरदस्ती E1 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा जबरदस्ती। समझ में आया कुछ नहीं है? इस वाले क्वेश्चन को तो घर से ट्राई करियो, हो जाएगा ये होमवर्क की तरह। ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है। अब आपसे क्या बोल रहा है, रीसेट द अकाउंटिंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बता दियो।
प्रॉफिट कार्ड लिख रखा है, प्रॉफिट अर्न आएगा ERND। मिस्टर डेविड हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स टू हिज फाइनेंशियल, फाइंड आउट हिज मिसिंग फिगर्स। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5000, एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर A, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12000, एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर B, लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल 35, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 50 की है। अब देखो हमें क्या निकालना है, अब हम इस इक्वेशन के थ्रू चलते हैं, ठीक है। हमने प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, कितने का प्रॉफिट कमाया है, 5000 का, ठीक है मेरे भाई। एसेट्स निकालने, तो यहाँ पर एसेट्स बराबर क्या होगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हो गया बिगिनिंग, और यहाँ पर क्या होगी क्लोजिंग में भी फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसको A1 बोल लो और इसको क्या बोल लो, 0 बोल लो। अब देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। एसेट एट द बिगिनिंग ये तो निकालना ही है, A0 तो निकालना ही है। लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पता है कितने का है, 12000। एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं पता है, ये लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर ये भी नहीं पता है, ये भी निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, ये भी निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल कितने की दे रखी है, 35000 प्लस लायबिलिटीज 1, समझ में आया। अब कहता है टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यानी कि यू कैन से ये A1 ही तो हो गई, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, तो इसका मतलब तो A1 हो गई, एसेट हो गई है, क्योंकि A1 क्या, एसेट्स क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब वो कह रहा है टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, यानी कि टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल कितनी है, 50, यानी कि यू कैन से A1 गिवन है, बोल देना यार। तो A1 बराबर 50 है यार। अब ये भी नहीं तेरी समझ में आई बात, 35 जमा का L1, तो यहाँ से तेरे को L1 कितने की मिल जाएगी, 15000। व्हाट इज L1, क्लोजिंग लायबिलिटी, नशे में मत रह, ठीक है। लायबिलिटीज एट दी एंड ऑफ द ईयर, समझ आया तेरी या नहीं है, हैं? पता नहीं क्या यार जबरदस्ती कर रहा है क्या CA, मेरी समझ नहीं आई बात। नशे में मत रह, पानी की बोतल रखा अगर पीता रहेगा। तेरी इक्वेशन समझ में आई है नहीं है? दोबारा बताऊं क्वेश्चन। साल के स्टार्टिंग में एसेट्स A0 C0 से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, ये ओपनिंग है और ये क्या है, क्लोजिंग। A0 C0 L0, तो अब उसने बोला है प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5000, ध्यान से समझ ले। हमें निकालना है एसेट है, ये तो निकालना ही है। लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12000 मुझे पता ही है, मैंने इक्वेशन में रख दिया, बोलो यार। फिर कहता है एसेट, अब साल के एंड में भी तो इक्वेशन यही रहेगी, एसेट 1 बराबर कैपिटल 1 प्लस लायबिलिटीज 1। अब कहता है एसेट एट द एंड ऑफ ईयर, ये निकालना है क्योंकि B है, पता नहीं है, बोल भाई। फिर कहता है लायबिलिटीज एट द एंड, ये भी पता लगाना नहीं पता हमें। क्लोजिंग कैपिटल बता दिए उसने, क्लोजिंग कैपिटल बता दिया है, क्लोजिंग कैपिटल बता दी ना 35000 रुपये, तो हाँ क्लोजिंग कैपिटल 35 की बता दी है, लायबिलिटीज नहीं पता है। कहता है टोटल, अब इस वर्ड को तू ध्यान से पढ़ेगा तो सुन, टोटल लायबिलिटीज बता रहा है इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये दे रहा है टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, यानी कि C1 प्लस L1 दे रहा है, और वो कितनी दे रहा है, C1 प्लस L1 50 है। समझ में आई बात है नहीं? अब अगर C1 प्लस L1 को तू समझ जाए, तेरा दिमाग काम कर रहा है, तो क्या है ये, C1 प्लस L1 क्या होती है, अबे क्लोजिंग तो है, लेकिन ये किसके बराबर, हाँ तो बिल्कुल एसेट्स हो गए ना, तो A1 हो गई एक तरीके से, क्योंकि A1 का फॉर्मूला क्या होगा, एसेट बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, बात खत्म हो गई, सीधी सी बात है। तो मैंने इसको यहाँ पर फॉर्मूले में रखा, A1 बराबर C1 प्लस L1, तो ये हमारे को पता चल गया 50, तो यहाँ से मेरे को L1 मिल गई, एटलीस्ट कुछ तो मिला। L1 कितने का मिला, 15 का मिला, समझ आया नहीं है? तो एटलीस्ट ये मेरे को मिल गई लायबिलिटीज 1, 15000 रुपए की। अब क्या बच गया, एसेट निकालनी है, तो एसेट तो वैसे ही क्वेश्चन ने दे रखी है, एसेट एट द एंड ऑफ ईयर, ये तो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिए कितने हजार है, 50,000, समझा। अब क्या पूछ रहा है, एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग की एसेट्स बतानी है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गई बात। तो एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 50, लायबिलिटीज भी हो गई है 15। अब हमें बतानी है एसेट, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रख, एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लायबिलिटीज हमें पता है, कैपिटल, अच्छा प्रॉफिट पता चल जाएगा। देखो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी की है, 35, बोलना, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितने की है, 35, और प्रॉफिट कितने कमाया, 5 का, तो 35 में से 5 क्या कर देगा, माइनस कर, देखो ऐसे भी बन गया वो, है ना, कि देखो ये एरो वाला, भाई सा बड़ा जादू है इसमें। अब ऐसे भी बना देंगे, 35 में से 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने का आ जाएगा, 10, 30, 30, 35 में 5 घटाएंगे तो कैपिटल मिल गई हमें 30,000 की। 30 आया कैसे बता, 30 आया कैसे, पता चला?
ये लुल्लू जबरदस्ती हाँ भर रहा है। देख प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। समझ आया? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने का है, 5,000, और क्लोजिंग कैपिटल कितने की है, 35। ओपनिंग कैपिटल मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेगा। ओपनिंग कैपिटल कितने की आ जाएगी, सीधा लिख दूं, कितना आएगा, 30,000। ठीक है, तो बस जैसे हमें ओपनिंग कैपिटल मिली 30 की तो डाल दो, अब ओपनिंग एसेट भी मिल जाएगी 42,000 की। आगे नहीं आगे पहले से। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच सब समझा ही रखा है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है, पर्सनल नेचुरल, ह्यूमन बीइंग से राम सीता, आर्टिफिशियल पर्सन बिजनेस एंटिटीज सेपरेट इन द आइज ऑफ लॉ, गवर्नमेंट कंपनीज क्लब्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दोज जो नेम ऑफ पर्सन में नहीं होते हैं बट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एक्रूड ड्राइंग्स। कि ना मजा आता है अगर चीजें पहले से पता हो तो। समझ आ रहा है तेरी या नहीं, जबरदस्ती तो हानि भर रहा। हाँ, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो पर्सन से कनेक्टेड नहीं होता है, रियल और नॉमिनल। तो रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज कनेक्टेड विद एसेट्स, अकाउंट लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट्स कैश इन हैंड। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस लॉस गेन्स रेवेन्यू इन सबसे कनेक्टेड होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेड, ठीक है मेरे भाई। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट इज रिफ्लेक्टेड एज प्रॉफिट और लॉस। नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाते हैं। तो रूल पता है आपको, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट। सर जी मजा आ गया जी, दिल खुश हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने फटाफट फटाफट मजा बांध दिया सर। अब कर लोगे ये मेरे भाई, अभी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, पक्का। चलो सर, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये हमने पहले ही बता दी थी। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल के क्रेडिट, रिवेन्यू के क्रेडिट, एक्सपेंडिचर के डेबिट। विदड्रॉ अकाउंट जबरदस्ती ड्राइंग्स का बना दिया। समझ में आया? रूल क्या बनता है, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो। अभी तो समझाया था यार, ठीक है, टाइम ना लगाऊं, चलेगा ना। चलो, जर्नल क्या होते हैं, जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम करते हैं। तो द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड, ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट एंटर्ड किया इन द बुक्स टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। Journal is also called subsidiary books. Recording of transaction journal, journalizing the entries. It is a book of original entry. तो ये आपके पेपर में पूछ लेता है एक नंबर में, what is the book of original entry। पहली बार ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड करी जाती है, डेली बेसिस पर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो जर्नल होती है, ट्रांजेक्शन में भी रिकॉर्ड इन जर्नल वैज देकर द रिकॉर्डेड इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन ऑर्डरली मैनर। डेबिट एंड क्रेडिट्स आर लिस्टेड ना, अब along with the appropriate explanation। टू टाइप बेसिकली, जनरल होते हैं, स्पेशल जर्नल हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। कैश बुक में हम सारी कैश वाले ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स दिखाते हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स दिखाते हैं। समझ में आए? जो तेरे को समझाया गया ना अब तक, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये सब चार्ट भी नहीं बना हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस का आज तक। मैं ढीला बंदा जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा है, बनेंगे पायलट ऊपर से। जनरल नॉर्मल जो हम सिंपल जर्नल बनाते हैं, ठीक है बेटे। जनरल का फॉर्मेट ऐसा रहता है, डेट, पार्टिकुलर, सेल्फ, रुपीज, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट। ठीक है, पॉइंट टू बी टेकन वाइल रिकॉर्डिंग जर्नल। देखते हैं, जर्नल एंट्रीज में भी कैन बी सिंगल और कंपाउंड। याद है कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, बता लुल्लू, बस बहुत सारी याद है? जनरल एंट्री दो तरीके की बताई, एक थी सिंपल और एक थी कंपाउंड। सिंपल होता है जिसमें एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। कंपाउंड वो होती है जिसमें टू और मोर अकाउंट्स आर आइदर डेबिटेड और क्रेडिट। पढ़ना सीख ले बेटा, तेरे रेल बनेगी, वरना ध्यान रख ले। In such cases, it is important to check the total of the both debit and credit. If journal are recorded in several pages, both the amount column of each page should be total and balance should be written on the page। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाली चीज़ है। अभी सारी की सारी जर्नल तेरे को बना कर लानी है, ठीक है मेरे बच्चों। अगर आप लोगों से जर्नल नहीं होगी तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बाकी आप मेरी जो है वीडियोस देख लेना जर्नल की। 9 घंटे की वीडियो है, किसी को जर्नल बहुत डिटेल में करनी है तो। बट आई एम होपिंग दैट आप सब बच्चे जर्नल कर लोगे। आपसे नहीं होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना,
और मैं आपको सारी जनरल फिर करा दूंगा, या फिर अगली क्लास में ये फटाफट फटाफट बोलता चला जाऊंगा। तो ये पूरा एमसीक्यू वगैरह करना है, ये पूरा तेरा चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा। आज मैंने काउंटिंग इक्वेशन भी करा दी, सब चीज़ करा दी, डाउट्स वाउट्स क्वेश्चन सारे अभी तेरे हाथ में रहेंगे, तुझे प्रैक्टिस करके लाना है। समझ में आ गई बातें? ठीक है बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ये रिविजनरी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर ग्रुप, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है मेरे भाइयों। और प्लीज़ कॉल मत करना आप लोग, ठीक है, जो जो करा रहा हूँ मेरे साथ साथ चलते रहो, ठीक है। बाकी आप लोगों को हो सकता है, मैं अगर आपको कोर्स भी चाहिए, आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है, तो आप मेरे को कोऑर्डिनेट कर लेना, मैं आपका ऐप पे कस्टमाइज कोर्स बना दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।